हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो फाइनल वीडियो में हम आ चुके हैं। यूनिट 5 की वीडियो को आज देखना है आपको। यूनिट 5 जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आप स्विच गेयर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ बैटरीज के बारे में पढ़ते हैं, अर्थिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स से आपके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं में से ज़्यादातर रिपीटेडली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7-8 क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं में से आपको दूसरे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन से निकाल के आपसे दूसरे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यूनिट 5 के जो इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन द पर्पस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग का पर्पस क्या है? तो सबसे मेन बात क्या, अर्थिंग का पर्पस है किसी की सेफ्टी को इंश्योर करना। मैं अपने घर में प्रॉपर अर्थिंग कराता हूं ताकि मुझे किसी चीज से शॉक ना लगे। तो अर्थिंग का पर्पस क्या हुआ? अपने आप को सेव करना, पहला पर्पस। दूसरा पर्पस, अर्थिंग से अपने इक्विपमेंट को सेव करना। यानी कि दो मेन पर्पस हो गए, दो मेन पर्पस हो गए इलेक्ट्रिक शॉक। ये तो जो डेफिनेशन में हमने लिखा है वो तो आपको लिखना ही है। आप इसके दो पर्पस क्या लिख सकते हैं? सेफ्टी फॉर ह्यूमन। किस चीज से सेफ्टी? सीधी सी बात है ना, करंट से, बिजली के झटके से। और दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, या इसका जो पर्पस है वो है सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट। सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स की भी सेफ्टी इंश्योर करता है। ठीक है, कि इक्विपमेंट्स हमारे खराब ना हो। तो दोनों चीजों के लिए हमें अर्थिंग का जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका काम खत्म। आपसे पूछा जा सकता है प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो यार, जब प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी को बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया है तो डिफरेंसेस बताना कोई बड़ी बात नहीं है। पहली चीज, प्राइमरी बैटरी रिवर्सेबल नहीं होती है, वन टाइम यूज होती है। घड़ी के, मोबाइल का सेल हो गया, सॉरी मोबाइल का कह रहा हूँ, जो आपका रिमोट के सेल हो गए, दीवार घड़ी का सेल हो गया। ठीक है, और इस तरह के जो सेल्स वगैरह होते हैं, जो पेंसिल सेल आप यूज करते हो, वो जनरली आपकी प्राइमरी बैटरी होती है। यूज किया, डाउन हुआ, फेंक दिया, नया ले आए। लेकिन सेकेंडरी बैटरी को आप रिचार्ज कर सकते हो, रिवर्सेबल कर सकते हो, बार बार चार्ज कर सकते हो। प्राइमरी बैटरी केवल एक बार यूज होती है, सेकेंडरी बैटरी को बार बार यूज कर सकते हैं। इनका डिजाइन सिंपल होता है, छोटा होता है, हल्की होती है। सेकेंडरी बैटरी ज्यादातर केस में आपकी कॉम्प्लेक्स होती है और भारी होती है। आप देखिए, ठीक है, कॉस्ट इनकी कम होती है, इनिशियल कॉस्ट इनकी सस्ती होती है, 10-12-22 रुपए में आपको मिल जाता है। वहीं अगर आप सेकेंडरी बैटरी रिचार्जेबल सेल लेने जाओगे, अगर आप पेंसिल सेल रिचार्जेबल, वही आपको 200, 250, 300 रुपए का मिलेगा। तो महंगी होती है, इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। इसको इजीली यूज किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा कई केस में हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, जैसे लेड एसिड बैटरी, कहीं एसिड ना गिर जाए, गिर गया तो फूट जाएगा, वो ना निकल जाए, ब्लास्ट भी हो जाता है कई बार। तो वो सब चीजें का रिस्क रहता है। इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, 2 महीने 6 महीने तक चलने के बाद खत्म हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 महीने चलती है कई केस में। रेगुलर यूज है तो 1-1 महीने में भी खत्म हो जाती है। इनकी लाइफ ज्यादा होती है, 2 साल 4 साल 5 साल तक भी चलती है। आपके मोबाइल की बैटरी 2 साल 3 साल तो आराम से चलती है। पोर्टेबल होती है। ठीक है, ये पोर्टेबल नहीं होती, आप इसको बार बार चार्ज करना पड़ता है, जो ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। प्राइमरी बैटरी तो वही एग्जांपल आप देख सकते हैं, डेनियल सेल, ड्राई सेल, उसमें लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी। तो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है आज, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग? अर्थिंग की नेसेसिटी क्या है? तो अभी ये क्वेश्चन पूछा था, अभी आपसे पर्पस पूछा था, अब ये क्वेश्चन नेसेसिटी के नाम से भी आ सकता है। क्या? कि भाई इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना है एक्सेसिव करंट को। ठीक है, डिफॉल्ट करंट को, इंसुलेशन अगर फेलियर हो जाए किसी वजह से, तो जो करंट प्रोड्यूस होगी उससे आपको बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। अप्लायंसेस को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं। लीकेज करंट जो हो रही है उसको आप एक अल्टरनेट पाथ दे सकते हो ताकि वो आपको करंट वगैरह ना लगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और लाइटनिंग से भी बचाता है। लाइटनिंग के लिए भी आप अर्थिंग का ही यूज करते हैं। जो लाइटनिंग बिजली गिरती है ना आसमान से, उसको भी अर्थिंग के थ्रू ही हम जमीन तक लेके जाते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, व्हाई अर्थ पिन इज थिकर एंड बिगर देन द लाइन एंड न्यूट्रल करंट। जो 3 छेद होते हैं ना बोर्ड में, जैसे ये बोर्ड है, तो इसमें बोर्ड में आप सॉकेट जो होता है, वो सॉकेट कैसा होता है कि ये बड़ा होगा और ये छोटे छोटे होंगे। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ये जो अर्थ वाला पिन सॉकेट है, ये अर्थ वाला होता है सॉकेट, ये बड़ा क्यों होता है, ये पिन मोटी क्यों होती है? तो भाई एक तो 2 रीजन है, 2-3 रीजन है। एक तो ये कि ये मोटी होगी तो इसमें किसी में जा नहीं सकती, यानी कि ऐसा नहीं कि आप इसको गलत जगह लगाओगे। दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसका, कि जब ये जाएगी पिन
तो पहले अर्थ पिन कनेक्ट होती है अंदर की तरफ जाके सर्किट में, पहले अर्थिंग वाली पिन कनेक्ट होती है, फिर आपकी लाइव वाली पिन कनेक्ट होती है, फिर लाइव पिन कनेक्ट होंगी। पहले ये वाली कनेक्ट हो जाएगी 1 पे, फिर 2 पे ये दोनों कनेक्ट होंगे। तो इससे क्या होता है, सेफ्टी रहती है कि पहले अर्थिंग पिन लग गई, अगर कुछ लीकेज होता भी है तो वो आपको शॉक लगने के चांसेस कम है, तो सेफ्टी भी हो गई आपकी एक। ठीक है, तीसरा टेक्निकल रीजन हो सकता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया जो होता है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल अपॉन ए, यानी कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट को फ्लो करने के लिए एक इजी पाथ मिलेगा, करंट अर्थिंग के थ्रू जल्दी पास करेगी। ठीक है, तो दीज आर सम रीजन दैट कुड बी द मेन रीजन behind why electric the earth pin is made thicker and bigger than the live wire pins। फुल फॉर्म पूछ रहा है एमसीबी की, तो एमसीबी की आपको पता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये सब सर्किट ब्रेकर होते हैं, ये पूछी गई हैं, डेफिनेशंस पूछी गई हैं। एमसीसीबी क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एसएफयू क्या होता है, स्विच फ्यूज यूनिट। ठीक है, स्विच फ्यूज यूनिट। तो ये आपके एमसीसीबी इन सब की फुल फॉर्म हो सकती है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द बैटरी कैपेसिटी। बैटरी की कैपेसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, नंबर एंड एरिया ऑफ द पॉजिटिव प्लेट, आपकी जो बैटरी है उसमें कितनी नंबर ऑफ प्लेट है और उनका एरिया कितना है, ये आपकी बैटरी की कैपेसिटी को डिटरमाइन करता है कि कितनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, डिस्चार्ज वोल्टेज, डिस्चार्ज वोल्टेज आपकी बैटरी की कैपेसिटी को डिफाइन करता है, यानी कि आपकी जो बैटरी है, जो सेल है, वो 1.8 वोल्ट से नीचे नहीं जाने चाहिए, ऐसा नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, कि बैटरी डीप में चली गई। वो डीप में आने का मतलब क्या है कि वो 1.8 वोल्ट से ज्यादा नीचे चली गई। अब वो नॉर्मल इन्वर्टर से, नॉर्मल चार्जर से चार्ज नहीं होगी, उसको हाई वोल्टेज पे चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि डिस्चार्ज वोल्टेज उसका 1.8 से नीचे नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट, जो एसिड आप उसमें भर रहे हैं, जो मीडियम उसके बीच में भर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपका एक मेन फैक्टर है जो बैटरी कैपेसिटी को अफेक्ट करता है। क्वांटिटी, अगर इलेक्ट्रोलाइट कम ना रह जाए, एप्रोप्रिएट क्वालिटी उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी आपकी बैटरी की कैपेसिटी को, अगर ज्यादा हीट हो रही ज्यादा तो भी उसको इफेक्ट पड़ता है। तो दीज आर सम फैक्टर दैट अफेक्ट द बैटरी कैपेसिटी। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द एनर्जी कंजम्पशन पर डे। अब ये पर डे पूछ रहा है, एक दिन में एक हाउस में, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप टोटल लोड काउंट करिए और घंटों के हिसाब से, तो कितना है 5 CFL, तो 5 CFL का लोड कितना हुआ, 5 × 20 यानी कि 100। ठीक, 3 फैन, 3 फैन का कितना हुआ, 3 × 60 यानी कि 180। और ये दोनों ही जो है 3-3 घंटे चल रहे हैं, तो अगर मैं एनर्जी पूछूं दोनों की, तो कितनी हो जाएगी, ×3, 3-3 घंटे चल रहे हैं ना, ×3, तो 100 × 3, 180 × 3, यानी कि ये हो गया 300 वॉट आवर। ठीक है, और ये हो गया 58-54, 540 वॉट आवर। टोटल एनर्जी कितनी हुई, इनको ऐड कर लीजिए, 53840 वॉट आवर, या आप कह सकते हैं 0.84 किलो वॉट आवर। एक दिन में इतनी एनर्जी कंज्यूम करी इन दो चीजों ने। अब नंबर ऑफ इक्विपमेंट बढ़ सकते हैं आपके लिए, क्वेश्चन में चेंज क्या हो सकता है, ये तो चेंज हो सकता है, आपसे कह देगा 5 CFL, एक रेफ्रिजरेटर भी है, टीवी भी चल रहा है। ठीक है, फिर नंबर ऑफ फैन चेंज हो गए। आप क्या करें, टोटल लोड निकाल लें, उनको नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करें, तो आपको एक दिन का मिल जाएगा कि एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। जब ये एनर्जी निकल के आ जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपसे पूछा है पर डे, तो ये तो पर डे की हो गई। आपसे पूछा है एक मंथ की बताओ, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, एक मंथ की निकल जाएगी। साल की पूछ रहा है, 365 से मल्टीप्लाई कर दो। लीप ईयर पूछ रहा है, 366 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इफ द रेट ऑफ 1 किलोवाट आवर, यानी कि रेट ऑफ 1 यूनिट इज 7 रुपीज, कितना बिल आएगा एक साल में, तो 1 ईयर में कितना बिल आएगा, 1 ईयर बिल जो होगा वो आप निकालेंगे 365
इनटू कितनी यूनिट मेरी चली 0.84 और इतनी यूनिट्स का बिल कितना है 7 रुपए, इतना बिल आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में भी और 7 नंबर के क्वेश्चन में भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जनरल बच्चा भी कर सकता है। बस बार क्या होती है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो बस बार मैंने आपको बताया था, बस बार क्या काम करती है, फ्रॉम सिंगल कनेक्शन टू मल्टीपल कनेक्शन देने के लिए आपका बस बार का यूज होता है, ताकि जो आपके कनेक्शन है वो प्रॉपर है, उसमें स्पार्किंग ना हो, अच्छे से स्मूथली बने। तो ये क्या होती है, बेसिकली सॉलिड बार्स होती हैं, जिसपे आपके 4 बार हैं सपोज, तो चारों पे एक एक फेज आ जाएगा और एक न्यूट्रल कनेक्ट हो जाएगा आके, ठीक है ना, आर वाई बी एंड न्यूट्रल, ठीक है ना। अब जितने भी कनेक्शन चाहिए, एक फेज लिया, एक न्यूट्रल लिया, एक फेज लिया, एक न्यूट्रल लिया, एक फेज लिया, एक न्यूट्रल लिया, कितने भी कनेक्शन आप यहां से दे सकते हैं। मल्टीपल ऑफ कनेक्शंस आप बस बार के थ्रू प्रोवाइड करा सकते हैं, सिंगल फेज कनेक्शन। तो बस बार क्या है, कुछ नहीं, कॉपर की रॉड्स होती हैं, पतली पतली पट्टियां होती हैं, उसके एक तरफ नट बोल्ट से हम जो बाहर से सप्लाई आ रही होती है बिजली बोर्ड से उसको कनेक्ट करते हैं, और बाकी जगह होल्स खुले होते हैं, इस तरह से रॉड होती है। एक रॉड का मैं बता रहा हूं, इसमें होल्स खुले होते हैं ऐसे, ठीक है ना, और इसमें नट बोल्ट की हेल्प से एक वायर हम इसमें बांध दी, सपोज ये आर फेज आया, ये आर फेज हमने इसमें टाई कर दिया, नट बोल्ट लगा दिया। अब जितने भी कनेक्शन चाहिए लग से लगाया, वो वायर इस पे नट बोल्ट से टाइट करी, एक फेज मिल गया, एक न्यूट्रल से ले लिया, तो आपकी बस बार के थ्रू आपको कनेक्शन मिल जाता है। तो बस बार का काम क्या होता है आपका, फ्रॉम सिंगल कनेक्शन टू मल्टीपल कनेक्शन देना, किसी सप्लाई मल्टीपल कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके लिए बस बार का यूज होता है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट नंबर 5। तो आपके पांचों यूनिट के 2 मास्टर क्वेश्चन भी हो गए हैं, 1 शॉट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों के लिंक आपको गिवन है, सारी वीडियोस के, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, और जो नोट्स मिल जाएंगे आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। और बहुत मुझे उम्मीद है आप लोगों से आप अच्छा करेंगे। गुड लक, ठीक है। मिलते हैं आपसे एग्जाम के बाद, डिस्कस करते हैं एग्जाम के पेपर पे कैसा रहा पेपर आपका, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको 4 तारीख में।